क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान जो आज हमारे पास है, उसकी नींव किसी भारतीय ने नहीं, बल्कि ब्रिटेन के उन नेताओं ने रखी थी जो भारत की दौलत देखकर चलते थे। 1773 में जब पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो वो कोई कानून नहीं था, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के करप्शन को छुपाने और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की चाबी अपने हाथ में लेने की शुरुआत थी। आज हम सिर्फ एक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि यह समझेंगे कि कैसे एक-एक करके रखे गए ये पत्थर आगे चलकर हमारे आज के संविधान की बुनियाद बने। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी शासन के अधीन भारत, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? कंपनी का शासन। कंपनी के शासन के अंडर क्या-क्या एक्ट्स आते हैं, कौन-कौन से चार्टर एक्ट आए, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। और कंपनी के शासन में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, जो आया था 1773 में। उसके बाद आया अमेंडिंग एक्ट 1781 में। फिर लाया गया पीट्स इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट 1784 में। और एक्ट ऑफ 1786। तो यहाँ तक आए कुछ रेगुलेटिंग एक्ट। फिर इसके बाद आने लगे चार्टर एक्ट। चार्टर चार्टर एक्ट्स में कौन कौन से एक्ट शामिल होते हैं? इसमें शामिल होते हैं 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का, फिर 1833 का और 1853 का। यानी हर 20 साल के अंतर पर एक चार्टर एक्ट लाया जाने लगा। तो यहाँ से शुरू होता है भारत में कंपनी का शासन, और कंपनी के शासन के अंतर्गत, कंपनी के शासन के अंडर हम ये सारे एक्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला एक्ट, जो है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये कब आया था? 1773 में आया था। इसके तहत क्या प्रावधान किए? मैंने अभी बताया था कि जो ये रेगुलेटिंग एक्ट थे, ये किस लिए आए थे? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जो करप्शन कर रही थी, उसको छुपाने के लिए और ब्रिटिश सरकार की भारत में नींव रखने के लिए ये सारे एक्ट्स लाए गए थे। अब इन एक्ट्स के तहत क्या-क्या प्रावधान, क्या-क्या प्रोविज़न किए गए थे, वो हम पढ़ते हैं। इसके तहत सबसे पहले क्या किया गया? जो बंगाल में 1765 में जो वैध शासन डायरकी लागू किया गया था, उसे हटा दिया गया। तो यहाँ पर हम कहेंगे वैध शासन का अंत, यानी अबॉलिश डायरकी। ये किसने किया था? ये किया था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 में इसे अबॉलिश कर दिया गया। अब और क्या प्रावधान किए गए इस एक्ट के तहत? सबसे पहले क्या हुआ? जो ईआईसी थी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया गया है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब ईआईसी पर उसका जो कंट्रोल था, वो बढ़ा दिया गया। सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया। यहाँ से ईआईसी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो शुरू होता है, जो कहाँ तक जाकर पूरा होता है? जो पूरा होता है 1858 में। 1858 में ये कंट्रोल जाकर पूरा होता है। यहाँ से शुरू हुआ 1773 से, और पूरा कब हुआ? 1858 में। दूसरा क्या प्रावधान किया गया इसके तहत? जो भारत में शासन था, भारत के शासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया। यहाँ से केंद्रीयकरण यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, वो यहाँ से शुरू हुआ, और ये कब पूरा हुआ? ये 1833 के चार्टर एक्ट से पूरा हुआ। चार्टर एक्ट से ये पूरा होता है। 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वहां से शुरू होता है, और पूरा कहाँ होता है? 1873 के चार्टर एक्ट से पूरा होता है। तीसरा जो प्रोविजन था वो क्या किया गया? अब जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, अब उसे क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो कौन था? बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इसकी हेल्प के लिए
यानी जो गवर्नर जनरल था उसकी हेल्प के लिए क्या बनाई गई, एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई। और इस कमेटी में कितने मेंबर थे, इसमें थे 4 मेंबर, 4 सदस्य थे। तो एक गवर्नर जनरल हो गया और एक गवर्नर जनरल के साथ 4 मेंबर ईसी के यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी के हो गए। अब जो गवर्नर जनरल था वो क्या करता था, वो ईसी के बहुमत पर काम करता था, बहुमत पर काम करता था। तो यहाँ से किसकी शुरुआत होती है, हमारी जो आप कह सकते हैं एक लोकतंत्र की नींव रखी जाती है जिसमें बहुमत काम करता है, बहुमत से काम किया जाता है। और क्या प्रावधान किए गए, अब जो गवर्नर जनरल था और उसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी बंगाल में, बंगाल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, बंगाल का जो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, उसको अब जो मद्रास, मद्रास पर पूरा कंट्रोल हो चुका था। और जो बम्बई था, बम्बई उनको क्या हुआ था, बम्बई का, बम्बई जो ब्रिटेन के चार्ल्स फर्स्ट थे, प्रिंस थे चार्ल्स फर्स्ट, उनको दहेज में मिला था। और जो ईआईसी थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने चार्ल्स फर्स्ट से बम्बई को लीज पर ले लिया था 10 10 पाउंड सालाना के। अ, तो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उन पर अब सर्वोच्चता मिली, यानी सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी किसकी होगी, गवर्नर जनरल की, यानी गवर्नर जनरल के अंडर मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को कर दिया गया था। अब इसके तहत और क्या किया गया था, 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, की स्थापना की गई कहाँ पर, कलकत्ता में। ये जो सुप्रीम कोर्ट बना था, ये बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और कब बनाया गया था, ये 1774 में से एस्टेब्लिश किया गया था। इसके तहत और क्या किया गया था, जो कंपनी के कर्मचारी थे और जो वहाँ के जो ऑफिसर थे, कंपनी के कर्मचारी और जो वहाँ के अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, जो वो निजी व्यापार करते थे इंडिया में, निजी व्यापार को बैन कर दिया गया। यानी इंडिया में अब कौन ट्रेड करेगा, वो करेगी सिर्फ ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। इन जो उसके जो एम्प्लॉय थे और जो उसके ऑफिसर थे, वो जो अपना पर्सनल ट्रेड करते थे, उसे अब क्या कर दिया गया, उसे बंद कर दिया गया। और इसके साथ ही जो ये कर्मचारी और अधिकारी जो भारतीयों से उपहार लेते थे, गिफ्ट्स लेते थे, भारतीयों से उपहार लेते थे, वो भी प्रतिबंध कर दिए गए। तो इस तरह से यहाँ से जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, उसने यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी पर धीरे धीरे अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया था। तो ये था हमारा चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब उसके बाद, क्योंकि ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, अब इसमें कुछ कमियां रह गई थी। अब उन कमियों को पूरा करने के लिए लाया गया अमेंडिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, या फिर जिसे कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसे कहा जाता है। अब इसके तहत क्या किया गया, पहला किस लिए लाया गया था, पहला तो वही होगा कि 1773 की के जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी, कमियों को दूर किया गया। दूसरा, जो गवर्नर जनरल था और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया। यानी अब ये जो सुप्रीम कोर्ट था जो, और जो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, ये एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। तीसरा, इसके तहत क्या किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट की जो राजस्व क्षेत्राधिकारिता थी या राजस्व अधिकारिता को भी खत्म कर दिया गया। यानी जो सुप्रीम कोर्ट था, अब वो रिवेन्यू जुरिडिक्शन से अलग उसे कर दिया गया था। वो रिवेन्यू कलेक्शन था जो जैसे ईआईसी करती थी, उसमें भी अब उसकी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। और इस अमेंडिंग एक्ट के बाद 1784 में आया पीट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ 1784। जो विलियम पीट्स थे वो इसके क्या थे, वो इसके अध्यक्ष थे, हेड थे, इसीलिए इसे पीट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसे क्या किया गया,
इसके तहत जो प्रावधान किए गए, सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो व्यापारिक कार्य थे, यानी जो ट्रेडिंग व्यापारिक कार्य कार्यों को राजनीतिक कार्यों से अलग कर दिया गया। जो उसके व्यापारिक कार्य थे, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य, इन दोनों को अलग अलग किया गया। इसे कौन देखता था? इसे संभालता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और जो उसके राजनीतिक कार्य थे, उनके लिए बनाया गया बीओसी। एक ये क्या थी? एक न्यू बॉडी थी, नया एक डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं बनाया गया था। इसमें कितने मेंबर थे? इसमें 6 मेंबर थे। बोर्ड ऑफ, ये क्या था? बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें 6 मेंबर थे और जिन्हें कैसे अपॉइंट किया जाता था? 6 मेंबर अपॉइंटेड बाय द क्राउन। जो ब्रिटिश क्राउन था, ताज था, वो इन 6 मेंबर्स को अपॉइंट करता था, नियुक्त करता था, जिनका कार्य क्या होता था? भारत में कंपनी के राजनीतिक कार्यों की देखरेख करना। यहाँ से इस एक्ट से, यानी पीस इंडिया एक्ट था जो, इसी से भारत में दोबारा से वैध शासन स्थापित किया गया। तीसरा क्या किया गया? जो गवर्नर जनरल था और उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, हमने जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें देखा था कि बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे, उन पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और एग्जीक्यूटिव कमेटी थी जो उसकी, उसका जो सर्वोच्चता बम्बई और मद्रास के गवर्नर पर स्थापित कर दी गई थी। अब इस एक्ट से, यानी पीस इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया? वो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे, बम्बई पर और अधिक नियंत्रण दिया गया। यानी जो उनका कंट्रोल था बम्बई और मद्रास के गवर्नर पर, उसे और अधिक बढ़ा दिया गया। चौथा, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, उसमें पहले कितने मेंबर होते थे? 4 मेंबर। ठीक है, अब पीस इंडिया एक्ट के तहत इसके सदस्यों की संख्या को कम कर दिया गया। संख्या को 4 से कितना किया गया? 4 से 3 कर दिया गया। यानी अब कितने मेंबर हो गए? गवर्नर जनरल और ईसी में 3 मेंबर, टोटल 4 वो हो गए। और वो कैसे काम करते थे? वो बहुमत से काम करते थे, मेजोरिटी से वो अपना काम करते थे। जो पांचवा था, उस पांचवें प्रावधान के तहत जो कंपनी थी, कंपनी के जो अधिकारी थे, अधिकारी और जो कर्मचारी होते थे कंपनी के, कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए, अगर वो कोई अपराध करते हैं तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। और उसके लिए क्या किया गया? चलाने के लिए ब्रिटेन में, भारत में नहीं, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एक कोर्ट एक कोर्ट की स्थापना की गई, स्थापित किया गया। यानी क्या हुआ? वो अपराध, क्राइम तो करेंगे इंडिया में, जो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी थे वो क्राइम तो इंडिया में करेंगे, लेकिन उन पर जब मुकदमा चलाया जाएगा तो उन्हें कहाँ जाना होगा? ब्रिटेन जाना होगा, क्योंकि उनके लिए वहां पर एक कोर्ट बना दी गई थी। और वहीं पर उस कोर्ट में उन कर्मचारियों पर, उन अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो 1774 का जो पीस इंडिया एक्ट था, उसके तहत ये सभी प्रावधान कर दिए गए। अब इसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1786, 1786 का जो एक्ट था, उसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे? सबसे पहले जो गवर्नर जनरल था, उसको अगर कुछ ऐसी स्पेशल या पर्टिकुलर सिचुएशन होती है तो वो क्या करेगा? वो ईसी का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, उसके फैसले को निरस्त कर सकता है, यानी वो मना कर सकता है। उसका जो बहुमत से जो फैसला किया जाएगा उसको मानने से वो मना कर सकता है, और उस पर वो अपने जो फैसला वो लेगा उसे वो लागू कर सकता है। ने क्या किया गया? गवर्नर जनरल को कुछ विशेष परिस्थितियों में अपनी ईसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों को निरस्त करने या न मानने, निरस्त कर अपने फैसले लागू करने का अधिकार दिया गया।
अधिकार यहाँ से दिया गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो आज वर्तमान भारत में जो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, क्या हम कह सकते हैं कि ये उस वीटो पावर की शुरुआत थी यहाँ से? जैसे राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा में पास किए गए बिल को मानने से मना कर सकता है, उसे उस पर साइन करने से मना कर सकता है, उसी तरह से यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था, वो ईसी के फैसलों को मानने से मना कर सकता था और उस पर अपने फैसले लागू कर सकता था। हालाँकि जो राष्ट्रपति है, वो लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए बिल पर साइन करने के लिए मना कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं है कि वो उस पर अपने फैसले लागू करे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहीं से हमारे संविधान में राष्ट्रपति को जो वीटो पावर दी है, उसकी कुछ शुरुआत यहाँ से होती है। दूसरा इसके तहत क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, को मुख्य सेनापति मुख्य सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ की शक्ति दी गई। हम कह सकते हैं कि उसे कमांडर इन चीफ बना दिया गया। और जो पहला गवर्नर जनरल था और जिसे फर्स्ट कमांडर इन चीफ बनाया गया, वो कौन था? वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी कॉर्नवालिस था जो वो पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जिसे कमांडर इन चीफ की पावर दी गई थी। इसके बाद जो एक्ट आता है, जो एक्ट ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने लागू किया, वो था एक्ट ऑफ 1793, 1793 का एक्ट। इसके तहत क्या क्या किया गया? इसके तहत जो 1774 में जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट को सभी कानून और विनिमय की व्याख्या करने की पावर दी गई। व्याख्या करने का अधिकार। यानी गवर्नर जनरल और उसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जितने भी रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी, उनकी व्याख्या, उनकी एक्सप्लेनेशन कौन कर सकता था? अब वो कर सकता था सुप्रीम कोर्ट। क्या आप कह सकते हैं कि जो आज हमारे सुप्रीम कोर्ट को संविधान के जितने भी आर्टिकल हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि संविधान की व्याख्या करने की पावर कहाँ से आई हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास? वो यहाँ से शुरुआत होती है उसकी। दूसरा, इसके तहत क्या प्रावधान किया गया? जो मुख्य सेनापति था, यानी कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल की ईसी का वो अब स्वतः ही सदस्य बनने का अधिकार। इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई व्यक्ति जो कमांडर इन चीफ बन जाता है, तो उसे क्या होगा? वो अपने आप ही कमांडर इन चीफ बनते ही वो क्या बन जाएगा? जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, वो अपने आप ही उसका मेंबर बन जाएगा। तो इसके तहत ये प्रावधान किए गए। तो ये थे हमारे कुछ रेगुलेटिंग एक्ट्स जो 1773 से शुरू होकर हमने 1793 तक पढ़े। अगर आपको इन एक्ट से कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट, जितने भी चार्टर एक्ट ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए लाए थे, उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।